समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सभी का सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। आज के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ क्रिकेट पे भी है जो हमारे क्रिकेट फैन शेखर को मुझे लगता है बहुत पसंद आएंगे। पहला सवाल ट्रंप और मोदी पे है। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, काफ़ी एटीट्यूड पर्सपेक्टिव बदल चुका है यूएस की तरफ से। तो पहला सवाल हमारे सब्सक्राइबर अनुभव सक्सेना ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप मोदी से बात करने की उम्मीद कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ ईयू और G7 से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। उन्हें कैसे उम्मीद है कि भारत इससे समझौता करेगा? आपके हिसाब से सर्गे गोर का एम्बेसडर टू इंडिया का कार्यकाल कैसा रहेगा? देखिए, आपने वो एक गाना नहीं सुना था, एक मेरे ख्याल अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म थी, कभी गरम गरम, कभी सर्द सर्द, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। वो कुछ ऐसे ही ट्रंप है। और दूसरा जो ट्रंप का तरीका है, क्योंकि क्रिकेट का सीजन है तो ट्रंप का तरीका भी T20 वाला है। तो एक बॉल पे कुछ करते हैं, दूसरी बॉल पे कुछ और करते हैं, किसी पर वो रिवर्स स्वीप मारते हैं, किसी पर स्कूप मारते हैं, किसी को डिफेंड कर लेते हैं, किसी को आगे खेलते हैं। तो उनकी डिप्लोमेसी जो है एक अलग तरह की है और दुनिया को उसकी आदत पड़ती जा रही है। अब देखिए यूरोप उनके साथ कितनी पेशेंस से डील कर रहा है, तो उसमें पेशेंस बड़ी बात है। वही पेशेंस भारत ने भी रखी है। और अब देखिए, जब उनका ट्वीट आया तो मोदी जी ने भी कहा कि हाँ, आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद हिम। तो बातचीत भी होगी, क्योंकि ये सबको पता है कि इस दुनिया में भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ एक हॉस्टाइल तरीके से नहीं रह सकते। किसी को कोई फायदा भी नहीं है। अगर देशों को फायदा हो तो जो मर्जी करेंगे, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है। तो अब ट्रंप को हर चीज में अपनी जीत दिखानी है। वो एक बच्चे की तरह है। अब 79 साल के हो गए, 80वें साल में है, लेकिन उनका माइंडसेट वही है कि हर छोटा मोटा खेल भी उनको जीतना है, उसमें जीत क्लेम करनी है। वो यूरोप में एक पुरानी मेच्योर कल्चर है, यूरोप में कोएलिशन सरकारें हैं और यूरोप में कोई मास लीडर नहीं है। अब यूरोप में अगर आप देखें तो कीर स्टारमर जो बड़े देश के नेता इतने अनपॉपुलर हो गए हैं, या मैक्रॉन वो काफी अनपॉपुलर हो गए हैं, मर्ज ऑलरेडी अनपॉपुलर हो गए। तो उनमें किसी नेता के ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि अगर मैं ऐसे लगे कि मैं ट्रंप की चमचागिरी कर रहा हूँ या मैं उनको एक जीत कंसीड कर रहा हूँ तो मेरी बेस बुरा मानेगी, क्योंकि बेस के लिए ऐसी चिंता नहीं है। लेकिन मोदी जी की तो बेस है जबरदस्त, और वो उसके सामने कभी नजर नहीं आने दे सकते कि वो ट्रंप किसी बात पे झुक गए हो। तो उनके लिए विक्ट्री कंसीड करना बहुत मुश्किल है ट्रंप पे किसी भी बात के लिए, कि चलो जिद्दी है, थोड़ा सा इनको दे देते हैं, लेट हिम क्लेम विक्ट्री। तो वो ऐसा नहीं। तो ये एक हमारे यहाँ टेंशन बनी रहेगी, और ये चारों के 3 साल बचे हैं, ये तीनों के तीनों साल ये बनी रहेगी। लेकिन इसके अंदर जो बेसिक रिलेशनशिप है, अभी भी आप देखें भारत और, अभी तो 2 हफ्ते से तो चलिए थोड़ी ठंडक हो गई है इन ट्वीट्स के बाद में वगैरह वगैरह, या जो सर्गियो गोर जो नए एम्बेसडर अपॉइंट किए ट्रंप ने उनकी जो हियरिंग हुई उनकी हिल पे कांग्रेस में, उसके साथ साथ मार्को रूबियो ने जो बोला, फिर से वही लाइन वापस ले आए हैं कि अमेरिका और भारत की जो रिलेशनशिप है वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी रिलेशनशिप होगी। और 21वीं सदी में क्या होता है दुनिया में, उसका फैसला इंडो पैसिफिक में होगा। और इंडो पैसिफिक में भारत का महत्व बहुत ज़्यादा है, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी। अब बहुत जगह चिंता हो गई थी क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं इस सरकार में, ट्रंप सरकार में, जो कई बार एशिया पैसिफिक कहना शुरू हो गए थे इंडो पैसिफिक की जगह। तो अब हम भी बड़े शक्की मिजाज के होना भी चाहिए। तो लगा कि यार ये बदल रहे हैं क्या इंडो पैसिफिक से एशिया पैसिफिक, पर उन्होंने नहीं किया। और इसकी एक बैकग्राउंड भी है, थोड़ा सा हंसी मजाक की बात भी है, आज हंस सकते हैं इसके ऊपर। एक जमाना था जब हेनरी किसिंजर ने कहा व्हाई शुड दिस बी कॉल्ड द इंडियन ओशन,
ये इंडिया का ओशन थोड़ा है, क्योंकि इतना सारा तो अफ्रीका में जाता है। दिस शुड जस्ट बी रीनेम्ड द सी ऑफ मेडागास्कर। तो वो इसलिए क्योंकि हेनरी किसिंजर, हमें पता है कि बहुत बहुत खफा थे भारत से, जी। क्योंकि 1971 में उनको लगा कि उनकी जो इतनी सुपर पावर शक्ति थी और जो उनका दिमाग था, वो इंदिरा गांधी और भारत से एक मात खा गया, और भारत उस समय दबा नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। बेसिकली उनकी और निक्सन की पॉलिसी फेल हो गई, और उस टाइम की जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं, क्योंकि अमेरिकन हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स आई है, जैसी भाषा उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में इस्तेमाल करी है, एक रेसिस्ट भाषा, जैसे उन्होंने कहा कि दिस इंडियन वेमेन हैव नो सेक्स अपील, ऐसी ऐसी बातें, और वो बोल रहे रिचर्ड निक्सन। तो लोग ऐसी बातें करते हैं, हो सकता है लॉकर रूम में बात करें या कभी आपस बार में बैठ के बात करें, फिर मैं ये नहीं कहता वो ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सोचने को सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन ये तो आप उस एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि हर बात आपकी रिकॉर्ड होके आर्काइव में जाएगी। तो उस टाइम वो उस मूड से आ रहे थे हेनरी किसिंजर, तो उसी खार के साथ उन्होंने ये बोला बात। वे तो इंडिया के फैन बन गए थे जब भारत बदला। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। और अब अच्छी बात यह है कि जो लैंग्वेज थी, जो स्ट्रेटेजिक भाषा थी, वो वापस वही हो गई है जो पहले थी। ट्रेड वगैरह में मारा मारी कुछ चलती रहेगी। अभी भी हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि, और एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता भी नहीं, 4-5 दिन के बाद में, 6 दिन के बाद में अमेरिका से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की और बोइंग की टीम यहाँ पे आ रही है। और ये बोइंग डिफेंस की टीम आ रही है क्योंकि भारत की जो नौसेना है, नेवी, उसको और P-8I, पोसाइडन, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन्स लेने हैं। हमारे पास 12 हैं, अभी 6 और लेने हैं। 6 लेने जरूरी भी है, तो उनके नेगोशिएशन के लिए वो टीम आ रही है। तो ये सब चीजें ठीक ठाक चल रही है। और शेखर ने सर्गे गोर पे एक CTC भी किया है कल, तो इनका एम्बेसडर बनना और उनके कार्यकाल कैसा रहेगा, उसका जवाब पाने के लिए वो एपिसोड भी देखिए। 38 साल के एम्बेसडर हैं, अब तक के सबसे नौजवान, और डोनाल्ड ट्रंप अब तक के सबसे बड़ी उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि वो 79वें साल में राष्ट्रपति बने हैं। और उसके पहले भी जब वो राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम वो अमेरिका में सबसे बड़ी उम्र के राष्ट्रपति स्वेरिंग इन के समय थे। और उन्होंने जो अपनी कैबिनेट बनाई है, वो दूसरी सबसे नौजवान कैबिनेट बनाई है। सिर्फ करीब 54 साल की उनकी एवरेज एज है। तो ये बहुत एक अलग तरह की सरकार बनी है। शेखर, हमारा अगला सवाल भी ट्रंप से ही थोड़ा रिलेटेड है, जो हमारे सब्सक्राइबर अशय वीरकर ने भेजा है। वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए KP नैयर के एक आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, जिसमें कैसे एक भारतीय से बातचीत ने ट्रेड टॉक्स की दिशा बदल दी। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि एक गोल्फ कोर्स पर होने वाली ऐसी बातचीत 2 देशों के बीच व्यापार को बदल सकते हैं? अगर नहीं, तो इस आर्टिकल पे आपका क्या विचार है? और हाल ही में इंडिया के प्रति ट्रंप का रवैया किस वजह से बदला? देखिए, आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ। ट्रंप एक खेल खेलते हैं। वो एक बार ज़ेलेंस्की को इंसल्ट कर दिया, फिर ज़ेलेंस्की के गले में हाथ डाल के यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट बोल दिया। अब वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ तो ऐसे कर नहीं सकते, तो वो भारत को एक तरह से ऑफ बैलेंस रख रहे हैं। वो बाकी सारे देशों को ऑफ बैलेंस रख रहे हैं, खास करके जो अपने दोस्त हैं उनको ऑफ बैलेंस रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है दोस्त तो कहाँ जाएगा। अब अगर वो शी जिनपिंग के साथ करेंगे तो समस्या हो जाएगी, या पुतिन के भी साथ करेंगे तो समस्या हो जाएगी। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ, सारे यूरोप के साथ, अब देखिए साउथ कोरिया के साथ क्या कर रहे हैं, जापान के साथ, तो ये उनका एक तरीका है। और जहाँ तक ये गोल्फ कोर्स पे बात होने की बात है, नेता आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसमें खास पर्सनल फ्रेंडशिप वगैरह की बात नहीं होती है। इसमें यह होता है कि आपके देश का हित क्या है। अब आप कहाँ बात करते हैं, किसी को गोल्फ खेलनी आती है तो गोल्फ खेलेगा, किसी को बार में बैठ के बियर पीनी होती है तो एक पॉइंट आपके साथ पी लेगा, किसी को आपके साथ में कोई टेनिस खेलनी है तो टेनिस खेलेगा, शतरंज खेलनी है तो शतरंज खेलेगा। लेकिन हंसी मजाक लोग करते हैं, बात करते हैं। नेता अलग अलग तरह से एक दूसरे से डील करते हैं, जैसी जैसी उनके देशों की कल्चर होती है या उनकी जो पॉलिटिकल कल्चर होती है उसके मुताबिक। जी, हम देशों की और पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो रिसेंटली आपने CTC किया नेपाल में, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो हमारा अगला सवाल रतन जोशी का है। वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि नेपाल में हुए डेवलपमेंट्स के बाद
वो इंडिया से जुड़ने की चाह रख सकता है, क्योंकि दोनों देशों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं कल्चरली एंड रिलीजियसली। शेखर, आपने रिसेंटली अपने नेपाल पे जो सीटीसी किया उसमें ये भी बताया था कि नेपाल ने कैसे हमेशा अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, तो इस सब पे आपका क्या पर्सपेक्टिव? देखिए, पहली बात ये है कि हमको ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि नेपाल भारत से मिल सकता है, मिलना चाह सकता है, क्योंकि हमारे जो पड़ोस के देश हैं, चीन को छोड़ दीजिए, जब मैं पड़ोस की अब कह रहा हूँ तो मैं अपने उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, या जिसको अमेरिकन लोग साउथ एशिया कहते हैं, मुझे पसंद नहीं, मैं सब कॉन्टिनेंट कहता हूँ। तो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के देश हैं वो हमसे बहुत छोटे हैं अपने साइज में, अपनी पॉपुलेशन में। दूसरा सबसे बड़ा देश पाकिस्तान है जो कि 25 करोड़ है, हम करीब 145 करोड़ हैं, तो हमसे करीब 1/6 वो भी देश है। तो ऐसे में हमें अपने पास के जितने देश हैं, अभी नेपाल तो फिर भी 3 करोड़ आबादी है जी। और देशों की तो उससे कम है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, भूटान है, हर देश संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न फुल्ली सॉवरेन देश है। हर देश की सॉवरेनिटी की इज्जत करनी चाहिए और भारत को कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात भारत में किसी को नहीं करनी चाहिए कि हमारे पड़ोस का कोई भी देश उसकी वजह से इनसिक्योर महसूस करे, क्योंकि वो ज़माने चले गए, वो राजाओं के रजवाड़ों के टाइम से ज़माने चले गए जब एक देश दूसरे के साथ मिल जाता था। अब आप देखिए, देश मिलने की एक ही बात हुई है अभी बहुत दिनों में, वो ईयू की है। जब यूरोप के इतने देश उन्होंने कहा हमारा एक ही बॉर्डर होगा, हमारी एक ही करेंसी होगी, एक ही सेट ऑफ पॉलिसीज होंगी, तो उसमें भी हर देश का अपना नेशनलिज्म अभी इंटैक्ट है। हालांकि उनकी यूनियन हुई है लेकिन फिर भी अपना नेशनलिज्म इंटैक्ट है। अभी भी डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड, मैं बिल्कुल ही स्कैंडिनेविया की बात कर रहा हूँ जो आसपास के हैं, तो अपना नेशनलिज्म कहीं नहीं जाता है। तो ये सोचना कि क्योंकि कोई देश हमसे छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए हमें मिल जाएगा, ये ऐसा ही है जैसे कि मजाक ट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को कहते हैं कि आप हमारी 51st स्टेट बन जाओ। वो कभी नहीं बनेगा, कभी सोचेगा भी नहीं। सिर्फ ये है कि वहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी है, तो वो लोग इतना ज़्यादा न्यूरोटिक रिएक्शन नहीं होता जितना हमारे पड़ोस में हो सकता है। लेकिन आप देखें कि ट्रंप के कहने से कनाडा में क्या हुआ, ट्रंप बार बार 51st स्टेट करते गए। जो कनाडा में ओपिनियन पोल्स में कंजर्वेटिव जो थे वो आगे थे, बहुत आगे थे, एक समय तो 18 पॉइंट से आगे थे, और वो बार बार जो पियर पोलिएव्रे थे कंजर्वेटिव लीडर, अपने आप को बिल्कुल मिनी ट्रंप की तरह पोजीशन कर रहे थे। तो कनाडा के लोग घबरा गए, उन्होंने कहा कि अमेरिकन ने तो ये एक पता नहीं किस तरह का इंसान चुन लिया है, अब ठीक है हमें ट्रूडो पसंद नहीं है, हमें लिबरल पार्टी भी पसंद नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पॉलिटिक्स कहीं और जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक छोटा ट्रंप यहाँ पे ले आए, तो हमें नहीं चाहिए। तो अगर ट्रंप बार बार 51st स्टेट नहीं करते तो कैनेडियंस इतने इनसिक्योर होके, इतना रिफ्लेक्स एक्शन के साथ नहीं आते कि वापस वो फिर ट्रूडो की पार्टी, ट्रूडो तो नहीं थे लेकिन ट्रूडो की पार्टी को फिर इलेक्ट कर लें, और वो भी बड़ी मेजॉरिटी के साथ, बड़े नंबर्स के साथ इलेक्ट कर लें। तो ये बातें हमें अवॉइड करनी चाहिए। नेपाल ने शुरू से अपनी सॉवरेनिटी को संभाल के रखा है, यही मैंने उस कर्तक लेटर में भी बोला था कि वो 500 साल से अपनी सॉवरेनिटी को संभाल के रखा है। अंग्रेज़ों के समय भी नेपाल की और अंग्रेज़ों की स्ट्रेटेजिक ट्रीटी हुई थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1814 और 16 के बीच में एंग्लो नेपोलीज वॉर में और एंग्लो गोरखा वॉर्स में नेपाल की फौज को हराया था, लेकिन फिर भी उनको समझ आ गया कि हम नेपाल में जाके राज नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ उनको बाद में 19वीं सदी में ही अफगानिस्तान में समझ आई थी। जब एंग्लो अफगान वॉर्स हुई तो उन्होंने कहा ये इनसे लड़ सकते हैं यहाँ पे बैटलफील्ड में, लेकिन जाके काबुल में राज नहीं कर सकते, क्योंकि काबुल तक जाएंगे कैसे, रास्ते में लोग गोलियां चलाते रहेंगे। तो उन्होंने उनके साथ भी ऐसी एक ट्रीटी कर ली थी। तो ये सोचना कि अब नेपाल आप में मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहली बात हमें ये करनी चाहिए कि हमें अपनी डेमोक्रेसी को इतना मजबूत करना चाहिए, हमको अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा करना चाहिए, और हमें अपने देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हर धर्म के लोग यहाँ पे, हर मज़हब के, हर तबके के, हर कास्ट के, हर एथनिसिटी के, हर भाषा के, कुछ भी खाने वाले यहाँ पे बिल्कुल एट ईज महसूस करें। उससे भारत एक एग्जाम्पल बनेगा, एक उदाहरण बनेगा अपने सारे पड़ोसी देशों के लिए भी। हम कभी कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें हम अपने पड़ोसी देशों से
हॉस्टाइल लगे। पाकिस्तान की बात और है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा एक अलग डायनेमिक है, लेकिन बाकी पड़ोसियों को कम से कम हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारे से इनसिक्योर हो जाएं। शेखर, हमारा अगला सवाल रोहन्ना वलकर ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि हमने हाल ही में इंडोनेशियन पार्लियामेंट को पॉलिटिशियंस के भ्रष्ट कार्यों के कारण आग के हवाले होते देखा है। हालांकि ऐसे हिंसा को बढ़ावा देना गलत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हाल ही में भारतीय लोग गवर्नमेंट के एक्शंस जैसे जीएसटी से एक्सेस टैक्सेशन, पुअर पब्लिक सर्विस, सेंसरशिप की वजह से लोग इंसेंसिटिव हो गए हैं, और हमें इस इंसेंसिटिविटी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, भारत में क्या है, भारत में किसी भी समय करीब 15-20 तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, उससे ज्यादा ही चलते रहते होंगे। तो भारत में एक आउटलेट है जिसे प्रेशर वाल्व कहते हैं। आपके प्रेशर कुकर के ऊपर वाल्व क्यों होता है, सीटी क्यों बजती है? क्योंकि जब अंदर बहुत स्टीम हो जाती है, बहुत भाप हो जाती है, तो वो वाल्व उठता है और सीटी बजती है, आपको भी पता है कि आपका खाना बन गया। तो ऐसे ही हर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में प्रेशर वाल्व्स होते हैं। वो पब्लिक प्रोटेस्ट है, चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके थ्रू आपकी बात बाहर आ सकती है। तो भारत में ये सब चीजें बहुत हैं, और भारत में हर साल में कहीं ना कहीं चुनाव भी होते हैं। तो भारत के लोगों को मौका मिलता है। हर चीज का जो इलाज है वो सड़क पे आके कुछ जलाना नहीं है। और अच्छी बात यह है कि भारत में अब जो हमारी डेमोक्रेसी है वो इतनी मेच्योर, इतनी परिपक्व हो गई है कि लोग आके सड़क पे हर बात में कोई बड़ी चीज जलाने नहीं लगते हैं। क्योंकि किसी भी समय काफी लोग नाराज होते हैं, लेकिन काफी लोग नहीं नाराज होते, और काफी लोग खुश भी होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि लोग बाय एंड लार्ज इनडिफरेंट है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, सब कुछ गया बीता है, बुरा हाल है। क्योंकि सब लोग ये भी नहीं सोचते कि सब कुछ गया बीता है, बुरा हाल है। और बाकी देशों में भी आप देखें, कुछ बातें हद से गुजर जाती हैं, तब ऐसा होता है। अब श्रीलंका में देखें तो वहां पे इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा था, हमने तो देखा नहीं ऐसा इन्फ्लेशन। उनके पास फॉरेन करेंसी बिल्कुल गायब हो गई थी, बिल्कुल इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था। उस सब के ऊपर वहां पे जो नेता थे उस समय राजपक्षे, क्योंकि उनके पास डिक्टेटोरियल पावर हो गई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, इतनी मेजोरिटी थी। तो उन्होंने बोल दिया, अचानक उनको भूत चढ़ा कि हम सारे देश में जैविक खेती शुरू कर देंगे, ऑर्गेनिक। तो सारी बिल्कुल बाय ऑर्डर फुली ऑर्गेनिक कर दी। अब श्रीलंका के अंदर आप कोकोनट उगाते हैं, जिसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोकल इकोनॉमी में भी है। चाय है वहां से जो एक्सपोर्ट होती है, कॉफी है, मसाले हैं, काली मिर्च है, इलायची है। उस सब के अंदर आपने पेस्टिसाइड भी बंद कर दिए, आपने खाद भी बंद कर दी। तो अचानक आपका जो आउटपुट था वो 40 से 50% कम हो गया, और सड़क के ऊपर लोग खड़े हुए थे अपनी अपनी लौकी उठा के, उनमें कीड़े निकल रहे थे बाहर। तो सारी चीज एक साथ आई, तब लोग परेशान होके बाहर आए। तो ये काफी बड़ी बात हद से गुजर जाने की जब हो जाती है, और जब लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई रिड्रेसल ही नहीं है। ऐसी श्रीलंका में मीडिया भी बैन था, मीडिया के ऊपर कंट्रोल था, फिर 1-2 वेबसाइट कोई आई, उन्होंने कुछ कहना शुरू किया। तो किसी भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होती है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट होती है, या जुडिशरी होती है, मीडिया, ये सब प्रेशर वाल्व्स हैं। पार्लियामेंट, ये सब प्रेशर वाल्व्स हैं। जब वो काम नहीं करते हैं तब ऐसा होता है, जैसा कि आपने अभी इंडोनेशिया में देख, लेकिन इंडोनेशिया में उसके बाद भी वो स्थिति को नियंत्रण में ला पाए। शेखर, हमारा अगला सवाल इजराइल, यूएस और कतर पे है। ये सवाल आकाश ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं, क्या ये वास्तव में संभव है कि इजराइल यूएस की जानकारी के बिना कतर पर हमला कर सके, जबकि अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री बेस वहीं पर है? मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, क्या ये आप सोच सकते हैं कि ये बात कतर को पता लगे बिना इजरायली हमला कर सकता है? क्योंकि कतर के पास दुनिया के सबसे अच्छी एयरफोर्स के जहाज हैं, उनके पास यूरोफाइटर है, उनके पास रफाल है, उनके पास पेट्रियट मिसाइल है। कोई ऐसी चीज नहीं है उनके पास मिलिट्री जो कि दुनिया में एक सबसे मॉडर्न स्टेट के पास नहीं है। वहीं पे अमेरिकन सेंटकॉम की सबसे बड़ी बेस है। अब देखिए, कतर भी एक अलग तरह का देश है, वो सबके साथ एक साथ खेल सकता है। तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड को भी वहां पे रखता है, अल-कायदा के भी। अब देखिए, जितनी भी फैमिली बची हुई है उसामा बिन लादेन की, उनका पूरा एक कंपाउंड, उसमें विलास बना के दी हुई हैं, वो कतर में रहते हैं। ऐसे हमास वाले भी कतर में रहते हैं, अल जजीरा भी कतर में ही है। अल जजीरा दुनिया में सब जगह डेमोक्रेसी को जो भी चैलेंज होती है, ह्यूमन राइट्स को जो चैलेंज होती है, उसको कवर करता है, सिर्फ एक शर्त पे कि कतर में कभी वो पॉलिटिक्स पे सवाल नहीं पूछेगा। कतर के अलावा सब कुछ कवर करता है। तो कतर एक अलग तरह की स्टेट है,
छोटा सा देश है, 3-3.5 लाख लोग हैं, सबसे अमीर देश है दुनिया में, बल्कि जहाँ बाहर के जो रहने वाले हैं वो वहाँ के जो नेटिव हैं अपने उनसे बहुत ज़्यादा है। तो कतर सबसे बना के एक अपना लेन देन के हिसाब से काम करता है। तो मैं नहीं मानने को तैयार, कोई भी नहीं मानने को तैयार कि कतर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पहले देखें, ये वही देश है जहाँ पे जब ईरान और इजराइल का झगड़ा हुआ तो उस समय ईरान ने कुछ मिसाइल फायर किए कतर पे, जिनमें से एक जगह गिर भी गया एक आध, जिससे कि ईरान को भी कहने का मौका मिल गया कि हमने भी कोई अमेरिकन टारगेट हिट कर दिया। कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। तो ये अमेरिकन को भी पता था होने वाला है, कतर को भी पता था होने वाला है, ईरान को भी पता था होने वाला है। तो ये सब बातें चलती रहती हैं, ऐसी बड़ी ताकतें आपस में खेलती है। कतर भी एक बड़ी ताकत है, उसका साइज छोटा है लेकिन वो बहुत बड़ी ताकत है। इसके बारे में मैंने एक बार एक कतर किया था, उसका लिंक हम आपसे शेयर करेंगे। सभी का आप कर दीजिएगा इस डिस्क्रिप्शन के साथ। जी शेखर, अगला सवाल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे है। वैभव ने ये सवाल भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की जो कंट्रोवर्सी है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अब ये तो सच्चाई है कि वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, और ये भी सच्चाई है कि कुछ ट्राइबल वहाँ रहते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारत का सबसे दूर का दक्षिण पूर्व की तरफ एक पॉइंट है, और ये पॉइंट ऐसा है जो कि बिल्कुल जो मलक्का स्ट्रेट है उसके मुंह पे बैठा हुआ है। मलक्का स्ट्रेट से 35-40% दुनिया का ऑयल जाता है। वो चाइना के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बाकी देशों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उस तरफ से व्यापार काफ़ी वहाँ से आता है। अब देखिए, सारे पूर्वी एशिया से या पूर्वोत्तर एशिया से, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया से, कोरिया से, जापान से, सब वहाँ से आता है। तो उसको ना डेवलप करना भी ठीक नहीं है। तो उसको डेवलप करना चाहिए, उसको नेवल बेस भी डेवलप करना चाहिए, और उसको एक कमर्शियल बेस भी डेवलप करना चाहिए ट्रांसशिपमेंट के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बे ऑफ बंगाल है, उसमें आप देखें कि वो उसके और भारत की मेनलैंड के बीच में कुछ भी नहीं है। तो वो भारत के लिए जैसी भारत की भी स्थिति है, जैसे भारत चीन के भी रिलेशनशिप है, जैसे चीन ईस्टर्न एशिया में एक्सपैंड कर रहा है, पुश कर रहा है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा कि वहाँ बैठ के भारत चाइना को ब्लॉक कर देगा, ब्लॉकेट कर देगा, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन आपको अपने डिफेंस की कैपेबिलिटी अपने मेनलैंड से जितना दूर हो सके वो भी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आपके सिर पे आ जाए तब भी आप डिफेंस की बात करें। ये देखें, अगर आप इन टापुओं को देखेंगे अंडमान निकोबार में, तो ये सब हमारे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर लेना पड़े तो कितना महंगा होता है, और कहाँ तक वो जा सकता है, और फिर हमेशा होता है कि अगर ये खतरा होता है कि अगर किसी का मिसाइल अटैक हो गया, ना संभाल पाए तो क्या होगा। लेकिन ये तो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, इतना दूर वहां जाके आपके पास, और उसके बाद आप रिफ्यूलिंग से कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सब एक स्ट्रेटेजिक हमारे एसेट्स हैं, इनका स्ट्रेटेजिक एसेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी है और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी हैं। उसके साथ साथ जंगल जितना मिनिमम डैमेज करें वो मैनेज होना चाहिए। जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो अफेक्ट ना हो, और जो जंगल अगर कटता है तो उसके लिए कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन जो कि कानून है उसको इन्फोर्स करना चाहिए, और ये तो उसको देखना चाहिए वो पूरी तरह से कैरी आउट किया गया है या नहीं। शेखर, हमारा आज का आखिरी सवाल शायद आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसने क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिला दिया है। ये सवाल आदित्य ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि एशिया कप के संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने की? इंडिया इन सीरीज में पाकिस्तान के साथ खेलने से क्यों इनकार करेगा? इसको ध्यान रखते हुए कि कारगिल वॉर के दौरान इंडिया ने 1999 में पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेला था, तो अब इनकार क्यों? देखिए, ये बातें, ये ना एक तरह की टीवी के नॉनसेंस है। मेरी भाषा का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि टीवी को हर शाम को एक लड़ाई करानी होती है, डिबेट। तो एक परमानेंट लड़ाई वहाँ ये है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगा कि नहीं। हॉकी के लिए तो कोई बात नहीं है, बैडमिंटन के लिए तो कोई बात नहीं है, कोई और खेल खेले तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर सबको लगता है कि हमको आई बॉल्स मिलती है। और देखिए, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इसमें अगर आप किसी को
इसमें अगर आप किसी को बॉयकॉट करते हैं तो उसके बहुत मसले पैदा हो जाते हैं। जी। जब ईरान और इराक की 8 साल लड़ाई हो रही थी, तब भी ओलंपिक में ईरान और इराक ने एक दूसरे के साथ मैच खेला, क्योंकि जो खेलने से मना करता है वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और क्रिकेट तो अब ओलंपिक स्पोर्ट बन रहा है, अगले ओलंपिक में भी आ रहा है। तो अब अगर आप मान लीजिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया ओलंपिक हॉकी में या वर्ल्ड कप हॉकी में, लगता है मुश्किल है करेगा। इंडिया तो क्वालिफाई कर गया क्योंकि इंडिया एशिया कप जीत गया हॉकी में, तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अगर होता है और आपका मैच उनके साथ आता है तो आप उनके साथ क्या नहीं खेलेंगे? अच्छा, फिर लोग बोलते नहीं, साउथ अफ्रीका को भी तो मना किया था, एक समय भारत ने इजराइल को भी मना किया था। लेकिन देखिए उस टाइम जो बॉयकॉट्स थे वो ग्लोबल थे। जी। साउथ अफ्रीका के साथ सारी दुनिया ने अपार्थेड की वजह से बॉयकॉट किया हुआ था। बल्कि जब अपार्थेड खत्म हुआ तो पहला जो मैच हुआ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का वो भारत के साथ हुआ, क्योंकि नेल्सन मंडेला भी चाहते थे कि भारत के साथ पहले हो, क्योंकि भारत हमेशा एंटी अपार्थेड जी। मूवमेंट का सपोर्टर था। तो साउथ अफ्रीका की टीम भारत आई, फिर भारत की टीम वो एक टेस्ट मैच के लिए आई थी, फिर भारत की टीम साउथ अफ्रीका गई पूरी टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट और ओडीआईज। वो सीरीज कवर करने मैं भी गया था 1992 में, वो सीरीज कवर की। उसके बाद मैंने कुछ साउथ अफ्रीका में घूम के एक दो आर्टिकल्स भी लिखे इंडिया टुडे के लिए। लेकिन तब तक बॉयकॉट था इजराइल के साथ, क्योंकि काफ़ी देशों ने, अरब देशों ने, और भारत की उस टाइम जो पॉलिसी थी वो नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली थी, तो उन सब ने इजराइल का बॉयकॉट किया था। तो एक बार डेविस कप में भारत बड़े हाई लेवल पे पहुंचा था और हो सकता है उस साल भारत डेविस कप जीत भी जाता, लेकिन हमारी टाई इजराइल के साथ आई थी, भारत ने उसको बॉयकॉट किया था। ऐसे ही एक साल साउथ अफ्रीका के साथ आई थी। उस समय भारत की टीम जो थी टेनिस की, वो डेविस कप में बहुत तेज थी। पहले रामनाथन कृष्णन, फिर प्रेमजीत लाल, जयदीप मुखर्जी, बाद में विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी उस टाइम। लेकिन उसके बावजूद बॉयकॉट किया था। लेकिन वो बॉयकॉट एक देश का दूसरे के साथ नहीं था। अब या तो ये हो कि पाकिस्तान को बाकी सारे देश मिलके या यूएन या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल बोले कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन एक देश का ये कहना वो एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि भारत इस समय क्रिकेट का गढ़ है। जब भारत के ऊपर दुनिया भर की क्रिकेट निर्भर करती है तो उस समय भारत से सबकी जो अपेक्षा है वो अलग तरह की होती है कि भारत इस टाइम दुनिया में टीम क्रिकेट का कैप्टन है। तो जो टीम क्रिकेट का कैप्टन है उसको सबके हितों की रक्षा करनी है, ताकि क्रिकेट दुनिया में बचा भी रहे और दुनिया में आगे भी चले। इसीलिए क्रिकेट अब ओलंपिक में आ रहा है। अब मान लीजिए भारत बोल दे कि हम ओलंपिक में पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, तो एक तो भारत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और दूसरी बात भारत के जो क्लेम्स हैं कि पहले तो हम क्रिकेट के लीडर हैं, कल को हम ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसमें हमें थोड़ा मेच्योरिटी से काम करना चाहिए। ये खेल ही है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। इसमें हर टाइम हमें पॉलिटिक्स नहीं घसीटनी चाहिए। और पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप उनसे 2-1 मैच नहीं खेलेंगे तो उनको तो वॉकओवर मिल जाएगा, वो जीत जाएंगे। वैसे आजकल कम जीतते हैं हमारे से, तो ये बेकार की बातें हैं। शेखर, तो हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जवाब देने के लिए। हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते भी हम आपके सवालों का इंतज़ार करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारे जवाबों का इंतज़ार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मुझे पता है आप में से बहुतों ने पूछा है कि अपूर्वा कहाँ है। अपूर्वा छुट्टी पे आजकल, तो कुछ समय के बाद वो वापस आएंगी। उनको आपके मैसेज और भावनाएं उन तक पहुंचा दी गई है कि उनको मिस किया जा रहा है।